हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता कुमारी और बीएससी पार्ट थर्ड ईयर फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स पेपर में आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्पटन इफ़ेक्ट। कॉम्पटन इफ़ेक्ट क्या है और क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे कॉम्पटन इफ़ेक्ट को समझाने में असफल रही और क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा किस तरह से कॉम्पटन इफ़ेक्ट को समझाया गया, ये आज के हम इस सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले कॉम्पटन इफेक्ट क्या है कि जब एक्स किरणों को किसी टारगेट पर डाला जाता है तो एक्स किरणें इस टारगेट से परिकिरणित होकर के जो परिकिरणित एक्स किरणें हैं ये स्कैटर्ड एक्स रेज और ये इंसिडेंट एक्स रेज। तो ये एक्स रे जब किसी टारगेट से परिकिरणित होती है तो परिकिरणित एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य से अधिक प्राप्त होती है, यानी लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा। ये प्रभाव कहलाता है कॉम्पटन इफेक्ट। और इस कॉम्पटन प्रभाव को क्लासिकल मैकेनिक्स किस तरह से नहीं समझा सका, तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो ये कहती है कि चिरसम्मत जो सिद्धांत है उसके अनुसार जब विद्युत चुंबकीय तरंगे एक्स किरणें किसी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स पर आपतित होती है, यानी लक्ष्य पर आपतित होती है, तो वे सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं और ये कंपित दोलक समान आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकीर्णित करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्स रेज इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्स रेज, यानी कि इसमें लैम्डा बराबर लैम्डा प्राइम होता है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जब कोई एक्सरे किसी टारगेट पर गिरती है, यहाँ से स्कैटर्ड होती है, तो इन परमाणु इलेक्ट्रॉनों को सरल आवर्त गति दे करके यहाँ से निकल जाती है और इसकी तरंगदैर्ध्य इनके आपतित के समान ही रहती है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। जबकि कॉम्पटन प्रभाव में ये देखा गया कि जो प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य है वो आपतित एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य से अधिक प्राप्त होती है। इस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स इस कॉम्पटन प्रभाव को समझाने में असफल रहा। तो क्वांटम मैकेनिक्स किस तरह से क्वांटम प्रभाव को समझाया, उसको हम ये देखते हैं कि किस तरह से वो व्याख्या क्वांटम सिद्धांत से किस तरह से व्याख्या की जा सकती है। तो क्वांटम सिद्धांत में एक्स किरण की ऊर्जा पैकेट या क्वांटा, जिन्हें हम एक्स किरण फोटोन कहेंगे, तो उसके रूप में विद्यमान होती है। जब ये फोटोन लक्ष्य के इलेक्ट्रॉन से परिकिरणित होते हैं तो एक्स किरण फोटोन एक कण की भांति व्यवहार करता है जो इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर में अपनी ऊर्जा का क्षय करता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा गतिज ऊर्जा लाभ फोटोन द्वारा ऊर्जा हानि के बराबर होता है। इस कारण परिकिरणित फोटोन की ऊर्जा आपाती फोटोन ऊर्जा से कम होती है। यही कॉम्पटन प्रभाव है। कॉम्पटन प्रभाव में क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि एक्स किरण फोटोन के रूप में होता है, ये फोटोन के रूप में होता है। तो एक्स किरण फोटोन के रूप में होता है, तो ये फोटोन जब किसी इलेक्ट्रॉन से स्कैटरिंग होती है फोटोन की, तो इस इलेक्ट्रॉन को जो कि रेस्ट पर है, ये आपतित फोटोन अपनी कुछ ऊर्जा दे देता है और उसके बाद में स्कैटर्ड हो जाता है। तो कुछ ऊर्जा जो है वो इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अतः आपतित फोटोन की ऊर्जा में कमी आ गई, यानी उसकी आवृत्ति कम हो गई और तरंगदैर्ध्य बढ़ गई। क्योंकि तरंगदैर्ध्य बढ़ने का मतलब न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। तरंगदैर्ध्य बढ़ गई मतलब आवृत्ति कम हो गई, या हम इसको यूँ कह सकते हैं न्यू प्राइम लेस देन न्यू, न्यू इक्वल्स टू न्यू। तो क्वांटम मैकेनिक्स कॉम्पटन प्रभाव को समझाने में
सफल रही, क्योंकि क्वांटम सिद्धांत में ऊर्जा को फोटोन के रूप में, पैकेट्स के रूप में माना गया है। अतः इस तरह से किस प्रकार से व्याख्या की गई है, मान लेते हैं ये जो आपतित फोटोन है उसकी ऊर्जा जो है वो एच न्यू है, इसका जो मोमेंटम है, संवेग है, वो एच न्यू अपॉन सी है, और ये आपतित फोटोन किसी रेस्ट पर स्थित यानी कि उसका मोमेंटम 0, p बराबर 0, और ऊर्जा रेस्ट पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है m0c²। रेस्ट मास एनर्जी होती है m0c², तो ये इसकी ऊर्जा है। इस इलेक्ट्रॉन से ये आपतित फोटोन स्कैटर होकर के इस फाई डायरेक्शन में, आपतन की दिशा से फाई डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गया। स्कैटरिंग के बाद में इसकी एनर्जी है वो E2 बराबर एच न्यू प्राइम हो गई, और इसका संवेग एच न्यू प्राइम अपॉन सी हो गया। और जो फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देता है वो ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो रेस्ट पर इलेक्ट्रॉन था वो इस डायरेक्शन में, आपतित से मान लेते हैं वो थीटा डायरेक्शन में इधर मूव हो जाता है, जिसकी एनर्जी है E बराबर mc², और जो p है वो संवेग mv हो जाता है। v अगर इसकी वेलोसिटी बन जाती है तो ये है कॉम्पटन जो इफेक्ट है। अब इस कॉम्पटन इफेक्ट में हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो आपतित फोटोन की तरंगदैर्घ्य है लैम्डा, और जो बढ़ी हुई तरंगदैर्घ्य है प्रकीर्णित फोटोन की, उस दोनों तरंगदैर्घ्य में अंतर कितना है, और इस अंतर को हम कहते हैं, कहा गया है कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन विस्थापन। इस कॉम्पटन विस्थापन का मान हमें निकालना है। कॉम्पटन विस्थापन का मान निकालने के लिए हम ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत तथा संवेग संरक्षण सिद्धांत, क्योंकि किसी भी स्कैटरिंग में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत जो कि, और एक है संवेग संरक्षण सिद्धांत, दोनों ही लागू होते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कि स्कैटरिंग से पहले, टक्कर से पहले की ऊर्जा, कुल ऊर्जा, और टक्कर के बाद की कुल ऊर्जा सेम रहती है। तो टक्कर से पहले की कुल ऊर्जा, आपतित फोटोन की ऊर्जा एच न्यू प्लस ये रेस्ट पर स्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा m0c²। ये तो टक्कर से पहले की कुल ऊर्जा हो गई। अब टक्कर के बाद की कुल ऊर्जा, टक्कर के बाद की कुल ऊर्जा के लिए फोटोन की ऊर्जा हो गई एच न्यू प्राइम, और इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो mc²। यहाँ पर mc² को इधर ले आए और एच न्यू प्राइम को उधर लेके गए, और h कॉमन आ गया तो न्यू माइनस न्यू प्राइम प्लस m0c²। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से आ गए। अब संवेग संरक्षण सिद्धांत लगाएंगे। संवेग, क्योंकि संवेग के यहाँ पर दिशा आ गई तो इसलिए संवेग का एक तो x घटक होगा और एक y घटक होगा। इसमें भी इस संवेग का एक तो x घटक होगा और एक y घटक होगा। तो हम सबसे पहले संवेग संरक्षण सिद्धांत x दिशा में लगाते हैं। x दिशा में लगाएंगे तो टक्कर से पहले का संवेग इसका एच न्यू अपॉन सी, और इसका संवेग 0 है, तो टक्कर से पहले का जो संवेग है वो आ गया एच न्यू अपॉन सी। टक्कर के बाद का कुल संवेग यानी कि इस प्रकीर्णन फोटोन की जो दिशा है फाई दिशा का x घटक यानी एच न्यू प्राइम अपॉन सी, और इसका x घटक कितना बन जाएगा cos फाई, तो एच न्यू प्राइम अपॉन सी cos फाई, प्लस इस इलेक्ट्रॉन की इस x दिशा में घटक संवेग का तो mv cos थीटा। यहाँ पर h वाली टर्म को एक जगह कर लिया, mv cos थीटा आ गया, c इस तरफ चला गया तो mvc cos थीटा, h कॉमन आ गया, न्यू माइनस न्यू प्राइम cos फाई। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब ये x घटक हो गया संवेग संरक्षण का। अब संवेग संरक्षण का y घटक के लिए टक्कर से पहले का कुल संवेग y दिशा में, क्योंकि टक्कर से पहले का कुल संवेग ये x दिशा में आपतित हो रहा है तो y दिशा में इसका घटक 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन का जो संवेग वो है ही नहीं तो ये 0 हो गया टक्कर से पहले का संवेग का घटक y दिशा में, और टक्कर के बाद का संवेग का घटक y दिशा में। तो यहाँ पर जो प्रकीर्णित फोटोन है एच न्यू प्राइम अपॉन सी, इसका जो y घटक है वो आ जाएगा cos फाई,
कॉस फाई, तो एक्स घटक आ जाएगा, ये आ जाएगा एच न्यू प्राइम अपॉन सी साइन फाई, एच न्यू प्राइम अपॉन सी साइन फाई। अब ये है इलेक्ट्रॉन का वाई घटक, इलेक्ट्रॉन का वाई घटक, वाई डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, वाई घटक वाई को यूँ माना है पॉजिटिव, तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन का जो वाई घटक है, वाई घटक वो इस दिशा में आएगा, यानी एम वी कॉस साइन थीटा, एम वी कॉस थीटा, चूँकि इस इलेक्ट्रॉन का जो घटक है वो इस दिशा में हो गया और जो इस प्रकीर्णित फोटोन का है वो इस दिशा में आ जाएगा, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको इस दिशा में बताने के लिए हमें माइनस के साथ बताना पड़ेगा, माइनस एम वी साइन थीटा। तो एम वी सी इधर लेके गए, एम वी सी साइन थीटा एच न्यू प्राइम अपॉन एच न्यू प्राइम साइन फाई, इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब समीकरण नंबर 1, 2, 3 को हम मैनिपुलेट करते हैं, तो उसके लिए समीकरण 2 और 3 का वर्क करके जोड़ने पर इसका और इसको हमने स्क्वायर करके जोड़ दिया। समीकरण 2 का स्क्वायर किया तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों जुड़ेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करें तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू प्राइम स्क्वायर कॉस फाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो न्यू स्क्वायर प्लस न्यू प्राइम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर तो है ही बाहर आ जाएगा, न्यू प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, न्यू प्राइम स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर फाइव का 1 हो गया, माइनस 2 म्यू न्यू प्राइम कॉस फाइव, तो समीकरण नंबर 4 बन। समीकरण 2 और 3 से 4 आ गई। अब समीकरण 1 का वर्क करने पर इसका वर्क करेंगे तो एम स्क्वायर सी 4, इसको होल स्क्वायर आएगा, इसका होल स्क्वायर करने पे हमारे पास में ये समीकरण आती है, समीकरण नंबर 5। इसको होल करेंगे इसका तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2ab, तो ये 2ab, ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये खुल जाएगा, तो समीकरण नंबर 5 आ गई। समीकरण नंबर 5 और 4 जो आई है, अब समीकरण नंबर 5 से समीकरण नंबर 4 को घटाने पर इस समीकरण 5 से 4 को घटाएंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड, इसमें एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बच गया क्या वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब C4 कॉमन लेंगे, C4 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पर यह है इस समीकरण से समीकरण नंबर 4 घटाएंगे, समीकरण नंबर 4 घटाएंगे तो ये वाली जो टर्म है 1 2 ये तो कट हो ही गई, ठीक है, और जो बची हुई टर्म है वो ये हो जाएगी माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू प्राइम 1 माइनस कॉस 5 प्लस एम नोट स्क्वायर C4 प्लस 2h एम नोट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू प्राइम, ये आ गई, इसको समीकरण नंबर 6 दे देते हैं। अब क्योंकि रिलेटिविटी जो थ्योरी है, रिलेटिविस्टिक थ्योरी है, सापेक्षता सिद्धांत है, वो ये कहता है कि एक निर्देश तंत्र स्थिर है, दूसरा निर्देश तंत्र इसके सापेक्ष भी वेग से गतिशील है, तो इस गतिशील निर्देश तंत्र में कण का द्रव्यमान जो है वो स्थिर निर्देश तंत्र में कण के द्रव्यमान से इस तरह से संबंधित होगा, यानी m बराबर एम नोट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जो कि अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। तो इसको हम m को दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, इस तरफ आ जाएगा √ हट जाएगा, एम स्क्वायर एम नोट स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को हम एम नोट स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एम नोट स्क्वायर C4 बन गया, और ये इक्वेशन एज इट इज लिख दी। अब इसमें न्यू और न्यू प्राइम वाली जो टर्म है वो एक जगह कर लेते हैं, न्यू और न्यू प्राइम वाली टर्म इधर आ गई और बाकी को इधर लेके गए, एम नोट स्क्वायर C4 एम नोट सी स्क्वायर 4 कैंसिल हो गया, तो न्यू माइनस न्यू प्राइम बच गया कितना, न्यू अपॉन न्यू प्राइम इसके अंडर में आ जाएगा, नीचे आ गया, हर में आ गया, बच गया क्या हमारे पास में, बच गया हमारे पास में एक 2h स्क्वायर 1 माइनस कोस 5, 2h स्क्वायर 1 माइनस कोस 5 अपॉन डिवाइड में होगा 2h हो गया, तो 2 से यहाँ पर ये हो जाएगा 2h स्क्वायर 1 माइनस कोस 5 डिवाइडेड बाय 2h एम नॉट
c²। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, h से एक h कैंसिल आउट, h बच गया m0c² 1 माइनस cos phi, ये आ गया। अब यहाँ पर न्यू अपॉन न्यू प्राइम आ गया, सॉरी न्यू से न्यू 1 अपॉन न्यू प्राइम आ गया। यहाँ पर हम ये देखें तो ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगी न्यू प्राइम माइनस 1 अपॉन न्यू। 1 अपॉन न्यू प्राइम को हम लिख सकते हैं, चूँकि सी न्यू बराबर क्या होता है c अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा अपॉन c बराबर हो जाएगा 1 अपॉन न्यू। तो ये आ जाएगी 1 अपॉन न्यू प्राइम की जगह आ जाएगा लैम्डा प्राइम अपॉन c, लैम्डा प्राइम अपॉन c, और 1 अपॉन न्यू की जगह आ जाएगा लैम्डा अपॉन c। तो c उधर चला गया, c उधर चला गया, तो c न्यू न्यू प्राइम न्यू माइनस न्यू प्राइम। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा माइनस लैम्डा प्राइम, यानी कि c और चला जाएगा उधर, तो c चला गया तो एक c इधर कैंसिल हो गया, तो h अपॉन m0c 1 माइनस cos phi। यानी ये हो गई परिकिणित फोटोन की तरंग दैर्ध्य और ये आपतित फोटोन की तरंग दैर्ध्य। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये प्राप्त होता है, जिसको कि कहा जाता है कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन विस्थापन। और यहाँ पर इस कॉम्पटन विस्थापन जो है h अपॉन m0c ये एक कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पर h अपॉन m0c इस समीकरण क्योंकि सेटिस्फाई होना चाहिए, ये तरंग दैर्ध्य की विमा है तो ये भी तरंग दैर्ध्य की विमा होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक नियतांक हो गया, इसलिए h अपॉन m0c को कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। और इस कॉम्पटन वेवलेंथ का मान निकाला जा सकता है, क्योंकि h एक नियतांक है, इसका मान फिक्स होता है, इसका मान ये रहा, और m0 है ये इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान है, तो ये विराम द्रव्यमान फिक्स है, और c है वो प्रकाश का वेग है, ये प्रकाश का वेग लिख दिया मीटर पर सेकंड में। इस तरह से इसको कैलकुलेट किए, h अपॉन m0c को कैलकुलेट करने पर इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.0242 एंगस्ट्रॉम। तो ये एंगस्ट्रॉम जो है ये कहलाती है कॉम्पटन वेवलेंथ। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कॉम्पटन वेवलेंथ को कैलकुलेट कीजिए, तो कॉम्पटन वेवलेंथ h अपॉन m0c। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन में अगर मान रखें लैम्डा माइनस लैम्डा प्राइम, और इसकी जगह हमने ये मान रख दिया 1 माइनस cos phi। अब हम ये देख सकते हैं कि ये जो है लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, और ये जो इसकी वैल्यू है कॉम्पटन वेवलेंथ की वो आ गई ये, और ये 1 माइनस cos phi। अब इसका मान कितना हो सकता है अधिकतम, फाई का मान जो है, फाई का अधिकतम मान क्या हो सकता है, फाई अधिकतम का मतलब ये हो गया ये कोण, फाई अधिकतम यानी कि जो ये परिकिणित फोटोन है वो इस दिशा से यानी 0 से लेकर के इसका अधिकतम मान जो है वो इस दिशा में आ सकता है बैकवर्ड में, यानी कि फाई की जो वैल्यू है वो 180 हो सकती है। फाई की वैल्यू जब 180 होती है, ये मैक्सिमम लिमिट है, 180 हो सकती है, तो 180 हो जाए तो यहाँ पर cos 180 का मान -1 तो यहाँ पर हम रखेंगे लैम्डा माइनस लैम्डा 0.0242 और 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 आ जाएगा, तो 02484 एंगस्ट्रॉम, ये आ गया डेल्टा लैम्डा। तो ये अधिकतम कॉम्पटन विस्थापन आ गया। अतः इस तरह से क्वांटम सिद्धांत के द्वारा कॉम्पटन प्रभाव को समझाया गया। उसमें परिकिणित फोटोन की जो बढ़ी हुई तरंगदैर्ध्य है उसका एक्सप्लेनेशन क्वांटम थ्योरी के द्वारा दिया गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्पटन प्रभाव में इलेक्ट्रॉन जो है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है और उसकी डायरेक्शन क्या है। आज के लिए थैंक यू।